So starting with the slide heat transfer, we all know that heat transfer means the transfer of heat from one container to another container or anything in the container which gets heated after some time. So starting with the first slide, the heat. What heat is? Heat is a form of energy and is measured in units called joules, जिस सिंबल इज J. हीट को हम जूल्स में ही मेजर करते हैं जिसको J से रिप्रेजेंट करेंगे. फ्यूल कंटेन्स हीट एनर्जी. जो फ्यूल्स लाइक लिक्विड, पेट्रोल, केरोसिन, जो भी फ्यूल्स होते हैं उनमें हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है. जैसे ही हम उनको हीट देते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. For example, when 1 cubic meter of natural gas is burned in air, the chemical reaction we call combustion produces 3 crore 70 lakh joules of heat energy. अगर हम 1 क्यूबिक नेचुरल गैस को गर्म करते हैं या जलाते हैं हवा में तो केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें से 3 करोड़ 70 लाख जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द जूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल और 10 टू द पावर 3 जूल और 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 lakh joule, that is 10 to the power 6 joule. So introduction of the heat transfer. What is heat transfer? It is a physical process involving the transfer of heat from hot area to cold area. Suppose हम किसी वेसल में वाटर रखते हैं, दोनों ही कोल्ड रहते हैं. जब हम वेसल के नीचे से हीट देते हैं तो वो हीट धीरे धीरे जो कोल्ड वाटर रखा हुआ है उसको हॉट में कन्वर्ट कर देगी. तो ये होता है हीट ट्रांसफर. मेटल हीट गेन करता है और वो हीट आगे पास कर देता है वाटर को जिससे वो हॉट हो जाता है. हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज ड्राइविंग फोर्स बिटवीन द पॉइंट्स वेयर हीट इज रिसीव्ड एंड वेयर हीट इज ओरिजिनेटिंग. हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आगे प्रोसीड होता है. जहां पर हीट गेन होता है, जहां पर हीट दिया जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो कम टेम्परेचर वाली जगह वो हीट ट्रांसफर या विस्थापित करते हैं जिसकी वजह से सारी एरिया में धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होने लगती है. हीट ऑलवेज टेंड टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर टू पॉइंट ऑफ लो टेम्परेचर. जहां से हीट दी जा रही है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कम टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफर होती है. सो इट इज अ यूनिट ऑपरेशन. यूनिट ऑपरेशन का मतलब सिंगली हैंडेड ऑपरेशन है. हीट दे रहे हैं आप, हीट हॉट टेम्परेचर से कोल्ड रीजन की जरा एक यूनिफॉर्मल फॉर्म में प्रोसीड होते रहती है. इट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अनदर यूनिट ऑपरेशन इन प्रैक्टिस सच एज. ये दूसरे यूनिट ऑपरेशंस में यूज होती है जैसे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड एयर. दूसरे और यूनिट्स के साथ एक वर्क करती है जैसे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड एयर. कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर, उसको हीट होके वापस वो कूल होता है अगर हम हीटिंग देना बंद कर देंगे. रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस, देन इवापोरेशन की प्रोसेस. इवापोरेशन में भी हम हीट देंगे तो वो लिक्विड जो है वो वेपर बन के एनवायरमेंट में रिलीज होती है. ये भी हीट ट्रांसफर की एक प्रोसेस है. ड्राइंग, अगर हम किसी सॉलिड प्रोडक्ट को जो लिक्विड में प्रेजेंट है उसको हम बॉईल करेंगे तो लिक्विड वहां से इवापोरेट हो जाता है और सॉलिड अचीव होता है. इट्स अ ड्राइंग प्रोसेस. डिस्टिलेशन, अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड को कंडेंस करके हम वेपर को, उसके वेपर को कंडेंस करके वापस लिक्विड में प्योर फॉर्म में रिसीव करते हैं रिसीवर में. तो ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है. तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है वो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस के साथ एकम्पेन्ड या उसके साथ वर्क करती है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर किन मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है? मोस्टली ये कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, इन तीन बेसिक जो मैकेनिज्म है इन पर ही हीट ट्रांसफर की जो टेक्निक या मैकेनिज्म है वो बेस्ड होती है. ये हमने 12th में भी पढ़ा था. वन बाय वन हम सारे टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल या एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है. रेडिएशन के थ्रू कैसे हमारे प्रोडक्ट जो है वो हॉट होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. पहला इसमें आता है कंडक्शन. व्हेन अ हीट फ्लो in a body is achieved by the transfer of momentum of individual atoms or molecules without mixing, such process is known as conduction. जब किसी बॉडी में हम हीट
ट्रांसफर करते हैं तो वो एक मोमेंटम से इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को मिक्स किए बिना जैसे एक दूसरे से मॉलिक्यूल टच रहते हैं तो एक मॉलिक्यूल का हीट दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होते रहता है और धीरे धीरे पूरे वेसल में रखे हुए सारे मॉलिक्यूल्स में वो हीट ट्रांसफर होते हैं और एक साथ वो गर्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलेंगे। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स फ्लूइड्स हुज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। सॉलिड और फ्लूइड में जहां पर उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वेसल के अंदर एंक्लोज रहता है, वहां पर कंडक्शन की प्रोसेस होती है कि जब हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे उस हीटिंग प्रोडक्ट को हीट को कम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जहां पर कम है उनको टेम्परेचर पास करते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही। एग्जांपल है आयरन रॉड सच एज मेटल वॉल ऑफ एन इवापोरेटर। इवापोरेटर की जो मेटल वॉल है वहां पर आयरन रॉड से एक धीरे धीरे ये हीट एक से दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते रहते हैं। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट नहीं होते लेकिन जो एटम्स एक दूसरे से टच या एक दूसरे के बिसाइड्स रखे होते हैं वो एटम धीरे धीरे अपने हीट को दूसरे एटम की ओर ट्रांसफर करते जाते हैं और इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हॉट हो जाते हैं। ऑन रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड पास ऑन एनर्जी टू द एडजेसेंट मॉलिक्यूल। जैसे ही हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में उनके सरफेस पर पहुंचती है तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं और उस एनर्जी को अपने बाजू रखे मॉलिक्यूल से एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। व्हेन बोथ एंड हैव सेम टेम्परेचर हीट ट्रांसफर इज स्टॉप। जब बाजू में रखे वाले कोई मॉलिक्यूल का टेम्परेचर उसके पहले रखे मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाता है तो वहां पर हीट ट्रांसफर की प्रोसेस रुक जाती है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू एंड। जहां पर से हीट हम दे रहे हैं और जहां तक हीट जाना है अगर वो दोनों ही एक सिमिलर टेम्परेचर पर आ जाते हैं तब वहां पर हमारी हीट ट्रांसफर की प्रोसेस रुक जाती है जिसको ड्राइविंग फोर्स से हम डिनोट करेंगे। नाउ सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है कन्वेंशन। व्हेन हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन एंड कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल द प्रोसेस इज नोन एज कन्वेंशन। जब हम एक ही मटेरियल के गर्म और ठंडे सिरे को आपस में मिलाते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कन्वेंशन बोलेंगे। इट इज अ एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूसरी जगह पर विस्थापित होता है जबकि कंडक्शन में एटम अपनी जगह में रहते हैं और हीट ट्रांसफर होती है तो यहां पर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बदलते हैं जैसे लिक्विड और गैसेस। लिक्विड पूरे वेसल में रिवॉल्व होते हैं और धीरे धीरे अपनी हीट एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो कोल्डर पोर्शन है वहां तक ट्रांसफर करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स एंड गैसेस। गैसेस और लिक्विड्स में इसी तरह से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। यहाँ इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इफ हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स आर मिक्स्ड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट लिक्विड टू कोल्ड लिक्विड बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कन्वेंशन। जब हम गर्म और ठंडे लिक्विड को आपस में मिक्स कर देते हैं तो ये हीट ट्रांसफर गर्म प्रोडक्ट से, सपोज हम एक वेसल में वाटर को बॉईल कर रहे हैं और उस वाटर को बॉईल करने के बाद एक ग्लास में रखे पानी में कोल्ड वाटर में हम मिक्स कर देंगे तो वो गर्म पानी जो है वो ठंडे रखे पानी को भी गर्म कर देगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन जहां मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, सॉलिड गैस हो या लिक्विड हो। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपनी हीट एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं जिस मैकेनिज्म को हम कन्वेंशन बोलेंगे। नाउ द थर्ड मैकेनिज्म इज रेडिएशन। ये रेडिएशन की मैकेनिज्म क्या होती है? When heat flow through the space by means of electromagnetic waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जब हमारी हीट या एनर्जी ट्रांसफर होती है तब हम उसको रेडिएशन बोलेंगे। स्पेस में यानी जहां पर जगह हो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। सपोज एग्जांपल है इसका ब्लैक सरफेस। Black surface absorbs most of the radiation received by it and simultaneously the absorbed energy is quantitatively transferred into heat। जो black surface होता है, कोई भी वेसल या प्रोडक्ट होता है ब्लैक कलर का, वो सबसे पहले हीट या रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, अपने में रोक लेता है and then absorbed energy is quantitatively transferred into heat और वो रिसीव की हुई एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। वो हमारा ब्लैक सरफेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन।
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएंट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, इन दिस रेडिएशन स्ट्राइक अ रिसीवर, देन पार्ट इट मे बी अब्सॉर्ब्ड एंड पार्ट ऑफ इट मे बी रिफ्रैक्टेड, दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज रेडिएशन। कोई भी काला कपड़ा हो, काला बर्तन हो, काली गाड़ी, वो सब में हीट अब्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जब वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, तो उसको हीट में कन्वर्ट करके कुछ एनर्जी अपने पास रखते हैं और कुछ हीट को बाहर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए वो भी गर्म हो जाती है, उनकी बॉडी भी, जो ब्लैक सरफेस होते हैं। इस प्रोसेस को हम रेडिएशन से डिफाइन करेंगे। इसके एग्जाम्पल है रेडिएशन के, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, जैसे सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर को हम धूप में रख देते हैं तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, ग्लास के थ्रू उनमें ब्लैक कलर का एक बॉक्स रखा होता है, वो एनर्जी एंट्रैप कर लेते हैं और बाहर जाने नहीं देते, तो अंदर में रखे हुए चावल या पानी जो गर्म हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो सोलर वाटर हीटर या सोलर कुकर की मैं बात करूं, ये सोलर कुकर है जो अंदर रखे वाटर या चावल को गर्म करके पका लेते हैं। और सोलर वाटर की मैं बात करूं तो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उनमें रेडिएशन के थ्रू हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है और जो उनके रॉड्स में पानी फ्लो होता है उनमें भेज दिया जाता है, तो वो जो फ्लो हो रहा है कोल्ड वाटर जो है वो गर्म हो जाते हैं। माइक्रोवेव के जो ओवंस होते हैं वो भी रेडिएशन टेक्निक के थ्रू वर्क करते हैं, भले उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है उसको हीट में कन्वर्ट करके अंदर रखे हमारे प्रोडक्ट को, जो वेसल में होते हैं, उनको वो गर्म कर देते हैं। एंड द माइक्रोवेव कुकर्स, माइक्रोवेव ओवन और कुकर्स लगभग एक जैसे ही हैं, प्रेशर का अलग अलग फर्क पड़ता है, बट ये एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और उसको हीट एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट करते हैं। सो कंडक्शन में एक लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ वर्क जो करता है उसको फोरियर्स लॉ हम बोलेंगे। ये क्या होता है, हीट कैन फ्लो ओनली व्हेन देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस। जब तक दो रखे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच हीट में डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। अगर ये हमारे दोनों मॉलिक्यूल जो हमारे पास हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही टेम्परेचर के हैं, तो हीट इधर और इधर कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हाई है और दूसरे का लो है, तभी ये हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, जिसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। Thus basic law of heat transfer by conduction can be written in the form of rate equation as follows। ये जो हीट का ट्रांसफर होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के थ्रू, उसको हम एक इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है और कितना उस पर रेजिस्टेंस लग रहा है। अब रेजिस्टेंस किस चीज से लगता है, थिकनेस ऑफ द सरफेस। अगर हमारा सरफेस थिक है तो जो हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट तक जाएगी, तो उसको गर्म होने में समय लगेगा, इसलिए इसको हमने ऊपर रखा है। जितना ज्यादा थिकनेस होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा और कंडक्शन का रेट उतना कम होगा। सेकंड जो चीजें हैं, मीन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ द सरफेस। अगर हमारे सरफेस एरिया जो है हमारे प्रोडक्ट का, वेसल का, वो बहुत बड़ा है तो हीट ट्रांसफर काफी जल्दी होता है और इसकी वजह से कंडक्शन का रेट भी हाई होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी गर्म होता है। तो रेजिस्टेंस को जो जो चीजें बढ़ाती है वो रेट को कम कर देगी और जो जो चीजें रेजिस्टेंस को कम करती है वो हमारे हीट ट्रांसफर के रेट को बढ़ा देगी। अब ये फोरियर्स लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू होमोजेनस सॉलिड बॉडी बाय कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो हमारे फोरियर्स लॉ ये बोलता है कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रही है जो हीट एक होमोजेनस बॉडी में, सॉलिड बॉडी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी एक जगह गर्म एक जगह ठंडा है तो वो गर्म से ठंडे की ओर हमारी हीट जो है वो यूनिडायरेक्शन फ्लो में बहते रहेगी। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लोज। जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है उसके 90 डिग्री में, ये जैसे हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसके 90 डिग्री में जो रखा हुआ हमारा एरिया है वो पूरा गर्म हो जाता है उसी एरिया में। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ फ्लो। अगर हमारा पाथ जो है वो काफी लंबा होगा तो हीट ट्रांसफर धीरे धीरे होगा और वो रेट जो है वो हीट ट्रांसफर का वो कम हो सकता है। इसलिए जितना कम लेंथ हो, सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो, उतने में हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो काफी अच्छा होता है। यहां पर फूरियर्स लॉ का इक्वेशन से हम समझेंगे, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ हीट फ्लो
इज इक्वल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट ज्यादा फैलेगा। टेम्परेचर डिफरेंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच टेम्परेचर जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। एंड थिकनेस ऑफ द वेसल, अगर वेसल बहुत मोटा है, जाड़ा है, तो वहां पर हीट ट्रांसफर काफी कम होता है, हीट फ्लो बहुत धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट गर्म धीरे होंगे। Therefore Q is directly proportional to A into डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स, एरिया टेम्परेचर डिफरेंस इनटू थिकनेस। अब ये अल्फा को हटाने के लिए कांस्टेंट हम जोड़ते हैं के एम, जिसको मीन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। और जब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो डी क्यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है हमारा, जो क्या बोलता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। So dq by d theta is equal to minus ka dt upon dx। अभी dq by dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसको जूल पर सेकंड में हम डिफाइन करेंगे। कितने समय में कितना हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इसको ये डिफाइन करेगा। यहां पर k हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, इसको ब्रिटिश यूनिट से डिफाइन करते हैं, BTU बाय आवर फ़ारेनहाइट डिग्री F। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो कितनी है, इसको माइनस के से हम डिफाइन कर रहे हैं। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, कितना बड़ा एरिया है हमारे प्रोडक्ट का जिसमें से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो रेट को डिफाइन करता है। and then dt by dx, the rate of change of temperature with respect to change of length of path at heat flow into x। तो ये t जो है वो हमारा रेट ऑफ टेम्परेचर है और x जो है वो लेंथ ऑफ पाथ। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, लेकिन पाथ अगर लंबा हो जाएगा तो हमारा हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। So the minus sign indicates the decrease in temperature in the direction of flow। जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, the minus sign indicates the decrease in temperature in the direction of flow। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है वहीं पर अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो माइनस साइन से इंडिकेट होता है, यानी वहां पर हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर उसी डायरेक्शन में हमारी हीट फ्लो हो रही है। अभी तक कंडक्शन में हमने फोरियर्स लॉ देखा, जो फोरियर्स लॉ ये बोलता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना रेट हाई होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कम होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होनी चाहिए और वेसल की थिकनेस जो है वो कम होनी चाहिए, तो हमारा रेट ट्रांसफर जो है वो अच्छा होता है। देन अब कन्वेंशन क्या बोलती है, कन्वेंशन की प्रोसेस। एग्जाम्पल लिक्विड और गैसेस में कन्वेंशन की प्रोसेस होती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब हम गर्म पानी के रखे वेसल को एक ग्लास में रखे ठंडे पानी में डाल देते हैं तो वहां पर वो ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। दिस इज अ एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द कंडक्शन। पहले उनमें ट्रांसफर तो होगा मॉलिक्यूल में, जो गर्म से ठंडे में जा रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद, मिक्स होने के बाद फिर जो मूवमेंट है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। गर्म पानी ठंडे पानी को गर्म कर देता है, जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। फिल्म कॉन्सेप्ट, in the convention heat transfer mass of hot fluid that transfers the heat through a static film of fluid, it is known as film concept। ये जो फिल्म बनी हुई है, फिल्म ऑफ फ्लूइड यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर हॉट फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ये जो हॉट फ्लूइड है ये हमारे फिल्म पर रखे वाटर से हमारे ठंडे पानी को गर्म कर देते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन बोलेंगे। नाउ जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारी रेडिएशन की है, हीट ट्रांसफर की। द हॉट बॉडी कॉन्टिन्यूअसली इमिट्स रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट्स दिस रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स अ रिसीवर बॉडी। जब हम किसी बॉडी को हीट ट्रांसफर करते हैं तो ये सभी दिशा में रेडिएशन को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें से तीन अलग अलग फेनोमेना हो सकता है। पहला क्या है, सम ऑफ द एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब बाय द रिसीवर। ये ए जो है रिसीवर, यहां से जो रेडिएशन जा रहा है ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करके रख सकता है। सम में बी रिफ्लेक्टेड, कुछ जो रिसीवर होते हैं ये एब्सॉर्ब करने के बाद एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं आगे की तरफ। एंड सम में पास थ्रू विदाउट अफेक्टिंग द कोल्ड बॉडी व्हेन सब्सटेंस इज ट्रांसपेरेंट। कुछ ऐसी एनर्जी होती है, प्रोडक्ट होते हैं जो इस रेडिएशन को अपने से पास होने दे देते हैं और खुद गर्म नहीं होते ट्रांसपेरेंट बॉडी की वजह से। सो ये तीन कंडीशन हो सकती है रेडिएशन के केस में।
The flow of heat from hot body to cold body in this manner is known as the heat transfer by thermal radiation. जब गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का फ्लो होता है तब हम उसको रेडिएशन बोलेंगे, थर्मल रेडिएशन की वजह से, जहां पर जो ठंडी वस्तु है वो गर्म हो जाती है हीट ट्रांसफर होने की वजह से। ब्लैक बॉडी क्या होती है? इमेजिन अ सरफेस और स्मॉल बॉडी वेयर ऑल द रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज अब्सॉर्ब्ड एंड नन इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। एक हम छोटे बॉडी या सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो रेडिएंट एनर्जी जो है वो सरफेस पे स्ट्राइक होती है, कुछ एनर्जी को वो अब्सॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होने नहीं देती, जिसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। जो एनर्जी को वापस ट्रांसफर नहीं करती, अपने में ही अब्सॉर्ब होकर गर्म हो जाती है, जैसे पीस ऑफ रफ ब्लैक क्लॉथ। ये जो सनलाइट है या एनर्जी है, अगर वो व्हाइट फॉर्म में आ रही है तो व्हाइट फॉर्म को रिफ्लेक्ट करेगी, बट ये बॉडी खुद ब्लैक है तो ब्लैक प्रोडक्ट जो होते हैं हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। नो फिजिकल सब्सटेंस इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अगर कोई फिजिकल सब्सटेंस है उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते, वो गर्म तो होती है बट परफेक्ट नहीं होती। सो thus the black body is defined as a body that radiates maximum possible amount of energy at a given temperature। ब्लैक बॉडी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी बॉडी होती है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके गर्म हो जाती है और उसको ट्रांसमिट नहीं करती। सो रेट ऑफ रेडिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ गुड अब्सॉर्बर और हीट इज अ गुड इमिटर टू, कन्वर्सली अ पुअर अब्सॉर्बर इज अ पुअर इमिटर। जो हीट को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकता है वो उतने ही अच्छे से उसको ट्रांसमिट इमिट्स भी कर सकता है, लेकिन जिसका अब्सॉर्प्शन कम है तो इमिशन भी उसका कम होगा। नॉर्मली हॉट बॉडीज इमिट रेडिएशन। जो हॉट बॉडीज होते हैं वो रेडिएशन को इमिट्स करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी के थ्रू कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इमिट होता है उसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 0.173 A इन ब्रैकेट T अपॉन 100 टू द पावर 4। इसको ही सिंप्लीफाई करके हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिफाइन करते हैं। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी इंक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर हम ब्लैक बॉडी को देते हैं उतना ही ज्यादा उसमें से हीट जो है वो ट्रांसफर होकर रेडिएट या इमिट होता है। एज पर दिस लॉ द रेडिएंट heat energy emitted by a body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of total body. This is the absolute temperature of टोटल बॉडी। जब हम किसी प्रोडक्ट को हीट देते हैं तो उसमें से जो रेडिएंट हीट रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, वो उस बॉडी के टेम्परेचर के 4 गुने के जितना होता है। सो ये 3 मैकेनिज्म थे हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, जिसके बारे में हमने देखा कि कंडक्शन जो होता है वो हीट ट्रांसफर को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। कन्वेंशन जो होता है इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं, और जो रेडिएशन होता है उसमें जो ब्लैक बॉडी या जो भी सरफेस है वो एब्जॉर्ब करके उसको इमिट करती है। तो ये 3 मैकेनिज्म है किसी प्रोडक्ट को वार्म या हॉट करने के। अब हम इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट बोलते हैं, जिनमें हीट ट्रांसफर की प्रोसेस करवाई जाती है। एन इक्विपमेंट दैट परमिट्स एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट फ्लूइड टू अ कोल्ड फ्लूइड विदाउट एनी और विद डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द फ्लूइड। ऐसे इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स, एपरेटस जो अपने हीट को एक कोल्ड पॉइंट से हॉट पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं विदाउट फ्लूइड को टच किए या उनके कांटेक्ट में आए बिना, ऐसे प्रोडक्ट को, इक्विपमेंट को हम हीट एक्सचेंजर बोलेंगे, जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है। So what is heat exchanger? Technically language में हम कह सकते हैं it is a device that is used to transfer thermal energy or enthalpy between two or more fluid, between a solid surface and a fluid, or between the solid particulates and a fluid at different temperatures and in thermal contact. Simple language में गर्म प्रोडक्ट से ठंडे प्रोडक्ट के बीच एनर्जी का जाना
जिसको ट्रांसफर थर्मल एनर्जी एंथैल्पी बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड की तरफ जो ठंडे हैं वो गर्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हीट एक्सचेंज की प्रोसेस बोलते हैं या इस इक्विपमेंट को हीट एक्सचेंजर बोलेंगे। Heat exchangers are devices which transfer heat from a hot fluid to cold fluid usually across a metal tube wall. Metal tube wall के थ्रू ये जो लिक्विड होते हैं ये ठंडे प्रोडक्ट से गर्म प्रोडक्ट की ओर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। ये धीरे धीरे एनर्जी को कोल्ड प्रोडक्ट को हॉट प्रोडक्ट की ओर ट्रांसफर करते हैं। द मोस्ट कॉमन हीट एक्सचेंजर यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री आर शेल एंड ट्यूब टाइप। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए प्रोडक्ट को हीट ट्रांसफर गर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जिसमें शेल एंड ट्यूब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या यूज होता है। इसमें शेल और ट्यूब्स बने होते हैं। इन ट्यूब्स के बीच जो है वो हीट हमारा प्रोडक्ट होता है और वहां से ये हीट ठंडे प्रोडक्ट से गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होती है और हमारे प्रोडक्ट को गर्म कर देती है। इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म दिस कंसिस्ट ऑफ अ ब्लैंक बंडल ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स fitted inside a large diameter tube usually referred to as shell। जो एक बंडल ऑफ ट्यूब्स होते हैं स्मॉल डायमीटर के, उनको लार्ज डायमीटर ट्यूब के अंदर हम फील कर देते हैं। इसी तरह से इसी कारण इसको हम शेल बोलेंगे। एक शेल के अंदर सारे ट्यूब्स जो हैं वो इंसर्टेड हैं। वन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द ट्यूब व्हाइल द अदर फ्लोज इनसाइड ऑफ द शेल। एक जो फ्लूइड है वो ट्यूब के अंदर फ्लो होता है और जबकि दूसरा जो है वो ट्यूब के बाहर साइड में फ्लो होता है, शेल के बाहर साइड में, सर्कुलेटिंग अराउंड बिटवीन द स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स। जो अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स रखे होते हैं उनमें वो फ्लूइड ट्रांसफर होता है। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लूइड टू द अदर बाय कंडक्शन एंड अक्रॉस द ट्यूब वॉल्स बाय फोर्स कन्वेंशन थ्रू द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड में मूवमेंट होते हैं सारे ट्यूब्स में रखे हुए फ्लूइड में, ये कन्वेंशन के थ्रू गर्म होते हैं और एक ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कंडक्शन के थ्रू गर्म हो जाता है। देयर आर सेवरल डिफरेंट डिजाइंस ऑफ शेल्स एंड ट्यूब एक्सचेंजर्स। There are several different designs of shell and tube exchangers. A number of more important ones are discussed in the following सेक्शंस। आगे हम देखेंगे अलग अलग टाइप के कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो यूज होते हैं हीट ट्रांसफर के लिए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिक लॉ इनका यही है ट्यूब और शेल टाइप ऑफ इक्विपमेंट का, कि अंदर जो ट्यूब रखे हैं वो लिक्विड कंडक्शन के थ्रू गर्म होते हैं और बाहर रखे हुए सारे ट्यूब्स एक दूसरे को कन्वेंशन के थ्रू गर्म करते हैं। So what is the aim and scope of heat exchangers? There could be internal thermal energy sources in the heat exchangers such as electric heaters and nuclear fuel elements। उनको गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हैं या न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो उनको गर्म करता है, तो ट्यूब में रखे फ्लूइड जो है वो गर्म हो जाते हैं। Combustion chemical reaction may takes place within the exchanger such as in boilers, fired heaters, fluid bed exchangers। इस टाइप के इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें कंबशन के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है। यही हीट एक्सचेंजर की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। Mechanical devices may be used in some exchangers such as in scrapped surface exchangers, agitated vessels, stir tank, reactors। कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस भी लगे होते हैं जो हीट ट्रांसफर में वर्क करते हैं, जैसे इस टाइप के इक्विपमेंट जैसे कि स्क्रैप्ड सरफेस एक्सचेंजर्स में स्क्रैपर्स लगे होते हैं जो हीट को ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। एजिटेटेड वेसल मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। स्टीयर्ड टैंक यानी स्टीयरिंग की वजह से उनमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। This is the aim and application of heat exchangers। Then कहां पर हम इन हीट एक्सचेंजर्स इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं? दे फाउंड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल लाइक केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। केमिकल पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में प्रोडक्ट को गर्म करने के लिए फ्यूल वगैरह के थ्रू हम उनको यूज करते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, पावर प्रोडक्शन के लिए भी हम हीट
को ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करके पावर प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट हीट रिकवरी के लिए भी हम हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में कहीं पर भी हमको हीट ट्रांसफर करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं। पहला जो इसमें इक्विपमेंट है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो पाइप लगे होते हैं, इनर पाइप एंड आउटर पाइप। इनर पाइप के अंदर, आउटर पाइप के अंदर इनर पाइप लगा होता है जिसमें कूल फ्लूइड के अंदर आने का और उसके बाहर जाने का मार्ग होता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज द डबल पाइप डिजाइन। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक पाइप्स। सो वन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द इनर ट्यूब whilst the other flows through the annular space। एक जो हमारा फ्लूइड होता है वो इनर ट्यूब में फ्लो होता है और दूसरा जो है वो हमारे एनुलर स्पेस में बहता रहता है ट्यूब के। हीट पासेस फ्रॉम वन फ्लूइड टू द अदर बाय कंडक्शन थ्रू इनर पाइप वॉल। ये इनर पाइप वॉल में जो फ्लूइड रखा हुआ है कंडक्शन के थ्रू ये गर्म होता है। एंड फॉलोड बाय फोर कन्वेंशन थ्रू द फ्लूइड। और यहाँ पर जो फ्लूइड बह रहा है ये कन्वेंशन के थ्रू इनको गर्म कर देते हैं। The main advantage of this type of heat exchanger are that they are simple and cheap to make। इस टाइप के heat exchanger बहुत ही आसान होते हैं बनाना और इनको वर्किंग भी काफी आसान होती है। They can often be made from standard diameter piping। Their standard diameter पाइपिंग के थ्रू इनको मेजर करके बनाया जा सकता है। इनका मेन डिसएडवांटेज क्या है? लो थर्मल एफिशिएंसी एंड कैन नॉट हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोसेस फ्लूइड। इनकी थर्मल एफिशिएंसी काफी कम होती है यानी ज्यादा हीट को ये सहन नहीं कर पाते और कैन नॉट हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोसेस फ्लूइड। ज्यादा फ्लूइड को ये गर्म करने में इन इक्विपमेंट का यूज ज्यादा नहीं हो सकता। सो सेकंड जो इक्विपमेंट है डबल पाइप एक्सचेंजर्स आर समटाइम रिफर्ड एज एनुलर और कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब उसके ही ट्यूब को अगर हम बढ़ा देंगे द परफॉर्मेंस ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर टाइप कैन बी इंप्रूव्ड बाय कनेक्टिंग टू और मोर यूनिट्स टुगेदर। एक से दो यूनिट को और अगर हम इसमें लगा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को हम गर्म कर सकते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करके। जो प्रोसेस पहले पार्ट में हो रही थी अब यहाँ पर भी वो पासेस हो वही चीज होगी। यहाँ पर एनुलर पासेज के लिए यहाँ पर जगह मिल जाती है जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड, ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड को हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन हमारा इक्विपमेंट है वो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये अलग अलग छोटे ट्यूब्स रखे होते हैं एक शेल के अंदर। यहाँ पर फ्लूइड बी है जो हॉट रीजन से एंटर कर रहा है और यहाँ पर फ्लूइड ए है जो हीट होने के बाद यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। यहां पर ऐसे बेफल्स लगे हुए होते हैं इनमें। ये शेल होता है, एक्सपांशन जॉइंट है इनमें ट्यूब्स का। फ्लूइड ए जो है कोल्ड यहां से एंटर किया जाता है और फ्लूइड बी है जो कूल्ड होके यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। ट्यूब प्लेट्स यहां पर लगी होती है। ये हीटर यहां पर लगे होते हैं जो वाटर को गर्म करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड ए का इधर के साइड होता है और फ्लूइड बी का इधर के साइड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए करंट फ्लो इसको हम कहते हैं। द मेजर फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सचेंजर्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स फिटेड इन अ ट्यूब प्लेट टू फॉर्म अ बैंक और बंडल ऑफ ट्यूब्स। छोटे छोटे ट्यूब्स को आपस में रैप करके एक बंडल ऑफ ट्यूब्स बना लिया जाता है। अ लार्ज डायमीटर ट्यूब कॉल्ड शेल इनटू व्हिच बैंक ऑफ ट्यूब्स आर फिटेड एंड कवर्स और हेडर्स व्हिच आर फिटेड ओवर ईच एंड ऑफ द ट्यूब बंडल। ये जो ट्यूब्स के बंडल होते हैं उनके एंड ट्यूब में ट्यूब प्लेट लगी होती है। ठीक है। इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स फिटेड टू द शेल टू अलाउ फ्लूइड इनटू एंड आउट ऑफ द शेल। इनलेट और आउटलेट लगे होते हैं गर्म और ठंडे पानी को बाहर करने के लिए। इनलेट आउटलेट फिटेड टू कवर अलाउ फ्लूइड टू फ्लो थ्रू द ट्यूब्स। ये इनलेट आउटलेट जो लगे होते हैं एंड ऑफ द कवर के पास फ्लूइड के फ्लो होने के लिए। एन एक्सपांशन जॉइंट फिटेड टू द शेल। शेल में एक एक्सपांशन जॉइंट लगा होता है। दिस इज द एक्सपांशन जॉइंट। दिस इज include to receive stress due to thermal expansion। अगर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो वो इसको झेल लेता है। इट अलाउज द शेल टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज द ट्यूब बंडल एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ट्यूब बंडल पे अगर कोई जोर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है तो ये उस प्रेशर को, स्ट्रेस को अपने में लेके अंदर के प्रेशर को, स्ट्रेस को कम कर सकता है। अ सेट ऑफ बेफल्स प्लेट सेट एट राइट एंगल्स टू द ट्यूब
बंडल, ये ट्यूब बंडल के राइट एंगल में यहाँ पर ट्यूब प्लेट्स लगी होती है। दिस इज द ट्यूब प्लेट जो राइट एंगल में यहाँ पर लगी हुई है। दिस फंक्शन इज टू कॉज शेल साइड फ्लूइड टू फ्लो एट राइट एंगल टू द ट्यूब्स, ये ट्यूब्स के राइट एंगल में फ्लो होते हैं। एंड दे आल्सो सपोर्ट द ट्यूब्स विद इन द बंडल, इस बंडल के अंदर ट्यूब को सपोर्ट करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। So the next and last heat exchanger equipment is counter current and co-current। यही इक्विपमेंट के बारे में हीट फ्लो जो हो रहा है उसके काउंटर करंट फ्लो के बारे में यहाँ डिस्कशन बताया गया है। द हीट एक्सचेंजर इज ऑपरेटिंग विथ काउंटर करंट फ्लो सिंस टू फ्लूइड थ्रू द एक्सचेंजर इन द सेम डायरेक्शन। ये को करंट है, पहला वाला काउंटर करंट था। को करंट में एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड जो है वो बहती है। जनरली स्पीकिंग काउंटर करंट फ्लो प्रोवाइड्स द मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज सिंस द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड कैन बी राइज टू अ टेम्परेचर जस्ट बिलो द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड। विथ को करंट फ्लो heated fluid can be no hotter than the outlet temperature of the cooled heating fluid. However, the temperature distribution within a co-current heat exchanger is more even. For this reason, co-current is often preferred when heat sensitive fluids are being heated. Counter current यानी डिफरेंट डायरेक्शन में हीट फ्लो होने से हीट ट्रांसफर काफी अच्छा होता है, लेकिन अगर एक ही टाइप के प्रोडक्ट हैं, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं, तो उनमें एक ही डायरेक्शन में हॉट और कोल्ड फ्लूइड बहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कोल्ड फ्लूइड जो है जो हॉट हो जाता है हीट ट्रांसफर की वजह से। Okay, this topic is completed over here.